हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। क्लास 11th और स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन हमारा है, अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा और प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। चलिए हम इसी को सही से समझते हैं। अधिकार क्या है? जब व्यक्ति के मांगों को समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाए तो यही मांग अधिकार बन जाता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, व्यक्ति के मांगों को जब दो चीज़ें प्राप्त हो जाए और वो है समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण, ये दोनों चीज़ें जब प्राप्त होता है व्यक्ति के मांगों को तो यही मांग अधिकार बन जाता है। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के हमें अधिकार प्राप्त है। ठीक है। कभी कभी असंरक्षित मांगे भी अधिकार बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, कभी कभी असंरक्षित की जगह पे कभी कभी और संरक्षित लिखा हुआ है, तो और संरक्षित नहीं है, ये असंरक्षित है। कभी कभी असंरक्षित मांगे भी अधिकार बन जाता है, जैसे काम पाने का अधिकार। इस लाइन का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि समाज की स्वीकृति प्राप्त हुआ है मांग को, और मांग को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ समाज की ही स्वीकृति प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी ये मांग बन जाता है, और वो है काम पाने का अधिकार। अन्य शब्दों में अगर बात करें, यानी कि अधिकार का दूसरा डेफिनेशन की अगर बात करें तो समझते हैं, अधिकार वह सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर पाता है। इसके बिना व्यक्ति अपना विकास की कल्पना ही नहीं कर सकता है। बिना अधिकार के व्यक्ति बंद पिंजरे के पक्षी के समान होता है, जो पिंजरे में रह तो सकता है लेकिन खुले आसमान में अपनी मर्जी से उड़ान नहीं भर सकता है। तो आई होप आपको अधिकार का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब समझते हैं अधिकार की परिभाषाएं क्या हैं। विद्यार्थियों, ये याद रखिएगा कि परिभाषाएं किसे कहेंगे? जब किसी सिद्धांत पर जब विभिन्न विचारकों का अपना राय रखा जाता है तो वही परिभाषा कहलाता है। जैसे अधिकार के सिद्धांत पर बोसांक, लास्की, गार्नर, बाइल्ड और बार्कर ने अपने अपने राय रखे हैं, तो यही परिभाषा कहलाया। बोसांक की बात करें तो वो अधिकार पर क्या परिभाषा रखते हैं, तो इनका कहना है कि अधिकार ऐसी मांग जो समाज द्वारा स्वीकृति और कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, तो उसी मांग को अधिकार कह देते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर के हमने डेफिनेशन में पढ़े थे, बोसांक ने ये बात रखा था। वहीं लास्की कहते हैं कि अधिकार मानव जीवन का वह परिस्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर पाता है। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि अधिकार मानव जीवन की एक परिस्थिति है और इस परिस्थिति में व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर पाता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जिसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकास करने का अवसर प्राप्त हो, उसी परिस्थिति को हम अधिकार कह देते हैं। ये लास्की का कहना है। वहीं पे गार्नर क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो गार्नर के अनुसार अधिकार वह शक्तियाँ हैं जो हमें विवेकशील मनुष्य होने की वजह से प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, हम सब मनुष्य विवेकशील होते हैं। ठीक है, विवेकशील मतलब सोचने समझने वाले चिंतनशील मनुष्य हैं हम, जो अच्छा और बुरा को समझते हैं, और हमारे अंदर ये गुण है। इसी वजह से हमें शक्तियाँ दी गई है, यानी कि अधिकार दी गई है, ताकि हम अपने और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनका मैटर समझ में आया होगा। एक बार फिर से कहूँगा, गार्नर के अनुसार अधिकार वह शक्तियाँ हैं जो हमें विवेकशील मनुष्य होने की वजह से प्राप्त है। यानी हम विवेकशील मनुष्य हैं, इसी वजह से हमें अधिकार प्राप्त है। गार्नर है अधिकार को शक्ति कह के पुकारता है। ठीक है, और कहते कि अधिकार वह शक्तियाँ हैं
जो हमें विवेकशील मनुष्य होने की वजह से प्राप्त हुआ है, ताकि हम अपने और अपने समाज का विकास कर सकें। अब वाइल्ड के बारे में समझते हैं। वाइल्ड के अनुसार कुछ विशेष कार्य को करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया गया मांग को ही अधिकार कहते हैं। इनका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सोच लो कि हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई गरीब हो अमीर हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, सभी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ने के लिए, आप कुछ काम करने के लिए आप सरकार से विवेकपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक सरकार से मांग कर रहे हो कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया जाए। तो ऐसे में सरकार आपके मांगों को स्वीकार कर लेगा, तो ऐसे में ये अधिकार बन जाएगा। तो यही वाइल्ड का कहना है कि कुछ विशेष कार्य को करने के लिए विवेकपूर्ण तरीक़ों से किया गया मांग को ही क्या कह देते हैं, अधिकार। जब कुछ करना हो आपको और समाज और सरकार से मांग करोगे और विवेकपूर्ण तरीके से मांग करोगे और समाज को और सरकार को ये मांग सही लगता है, तो ऐसे में वो स्वीकार भी करेंगे आपकी मांगों को और संरक्षण भी देंगे, तो आपका मांग अपने आप ही अधिकार बन जाता है। ये वाइल्ड कहते हैं। वहीं पे बार्कर के अनुसार की अगर बात करें तो बार्कर का कहना है कि अधिकार न्याय व्यवस्था का ही परिणाम है, ठीक है। बार्कर क्या कहते हैं कि न्याय व्यवस्था का परिणाम क्या है, अधिकार। यानी कि जब राज्य में न्याय की स्थापना होता है, ठीक है, जब समाज के हर एक लोगों के लिए न्यायपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ऐसे में लोगों को अपने आप ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि न्याय व्यवस्था का परिणाम ही अधिकार है। जिस देश में न्याय व्यवस्था नहीं है वहाँ पे अधिकार भी नहीं होगा, और जहाँ पे न्याय व्यवस्था है वहाँ पे ही अधिकार होगा। यानी कि दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन पांचों विचारकों का अधिकार पर परिभाषाएं। अब समझते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकार 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से और जन्म से ही प्राप्त होता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा राज्य की स्थापना से पहले किया जाता था। यानी विश्व में जब किसी देश की स्थापना नहीं हुआ था, पूरा विश्व जस्ट एक मानव जीवन के लिए स्थल भूमि था, उस समय मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे देशों की स्थापना हुआ, समाज की स्थापना हुआ, तो समाज अनेकों प्रतिबंध मनुष्य पर थोप दिए, जिसकी वजह से मनुष्य प्राकृतिक रूप से अब स्वतंत्र नहीं है, प्राकृतिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और प्राकृतिक अधिकार का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये तीनों प्राकृतिक अधिकार कहलाए। अब समझते हैं नैतिक अधिकार क्या है। तो यह वह अधिकार है जो नैतिकता पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के पास माता पिता की सेवा करने का, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्गों और महिलाओं आदि को सम्मान करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब कानूनी अधिकार समझते हैं। तो कानूनी अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जिसको समझना जरूरी है। जैसे ये वह अधिकार है जो राज्य ने कानूनी संरक्षण प्रदान कर रखा है, ठीक है, और कानूनी रूप से हमें ये अधिकार प्राप्त है। जैसे कि मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त है। अब हम पहला अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो हमारे पास पहले 7 हुआ करता था: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे पहले हमारे पास। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार, जो छठा अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1978 में संशोधन किया गया था। तो अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। और इनके अनुच्छेद मैंने बता दिया हूँ,
आप देख सकते हैं अनुच्छेद है 14 से 18 में समानता का अधिकार, फिर 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, क्योंकि 31 वाला जो अनुच्छेद था वो रद्द हो चुका है। तो इन सब में ये अधिकार दिया गया है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार। जब लोगों को देश में किसी भी प्रकार का व्यवसाय चुनने का अधिकार मिल जाए, यहाँ पे व्यवस्थाएं लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे व्यवसाय की बात चल रहा है, रोजगार की बात चल रहा है। जब लोगों को देश में किसी भी प्रकार का रोजगार चुनने की अधिकार प्राप्त हो, लेकिन गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी रोजगार चुनने का अधिकार हो ना, तो इसी के ही हम आर्थिक अधिकार कह देंगे, ठीक है। आर्थिक अधिकार अगर लोगों को प्राप्त होगा तो व्यक्ति अपना तेजी से आर्थिक रूप से विकास कर पाएगा और साथ ही साथ देश का भी विकास होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। जब लोगों को ये चार, यहाँ पे 4 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, जब लोगों को ये 4 राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो यही राजनीतिक अधिकार है। 4 राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो वोट डालने का, चुनाव में खड़े होने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का। शैक्षणिक संस्थान होता है स्कूल, कॉलेज और इसी प्रकार के जहाँ पे शिक्षा देने वाला संस्था होती है, वो सारे के सारे शैक्षणिक संस्थान हुआ। जब लोगों को ये चारों अधिकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो इसे ही राजनीतिक अधिकार कह देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अधिकार। जब लोगों को कहीं भी आने जाने का, किसी भी धर्म को चुनने, इसका प्रचार करने और देवी देवताओं को पूजने आदि का अधिकार प्राप्त हो और राज्य इसमें दखलंदाजी न करे, इसे ही सामाजिक अधिकार कहते हैं। बस समाज में जो भेदभाव और छुआछूत है वो समाप्त हो जाना चाहिए और समाज के विशेष अधिकारों को समाप्त होना चाहिए और विकास करने का सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। तो यही सामाजिक अधिकार कहलाएगा। अब व्यक्तिगत अधिकार की बात कर लेते हैं हम। जब लोगों को निजी मामले में, ठीक है, निजी मामला क्या होता है? खान पान, शिक्षा, शादी आदि, ठीक है। तो जब लोगों को ना निजी मामले में, व्यक्तिगत मामले में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो तो इसे ही हम व्यक्तिगत अधिकार कहते हैं। और याद रहे 18 साल से कम आयु के बच्चों को व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब वयस्क व्यक्ति होते हैं तो उनको अधिकार प्राप्त होता है। वहीं नागरिक अधिकार की बात करें तो जब लोगों को देश के नागरिक होने की वजह से जो भी अधिकार दिया जाता है उसे ही हम नागरिक अधिकार कहेंगे। जैसे वोट डालने का, देश के प्रशासन में भाग लेने का आदि, ये सब नागरिक अधिकार कहलाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और थोड़ा सा भी आया होगा ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर ये वीडियो की क्या क्वालिटी रहा है और कितना हद तक आपको ये फ़ायदा दिया है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में राइट कीजिएगा और ज़रूर आपके कमेंट का हम रिप्लाई अक्सर ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। बाय।